सर्वप्रथम आज मला हे कार्यक्रमामध्ये बोलावून गेला पण पवन त्याच्यासाठी मला मी हा खूप खूप धन्यवाद. पवनची ओळख ही याच्यासाठी करायची मी का बघते मी लिंकिंग मध्ये याच्यासाठी घेते की कारण की पवनने गोरेगावमध्ये पहिलं तृतीयपंथीय समुदायांसाठीचं शौचालय तयार केलं. एवढंच नाही तर पालघर सारख्या जिल्ह्यामध्ये आदिवासी जिल्हा आहे त्या जिल्ह्यातही त्यांनी एक स्मशानभूमीची निर्मिती केली तृतीयपंथीय समुदायासाठी. तर वेगळे पण आहे आणि त्याचबरोबर सोशल फाउंडेशन आहे त्यांचं आणि त्याच्यातूनही ते काम करतात. गोरेगावच्या शौचालयाच्या निर्मितीच्या संदर्भात त्याबद्दल सांगा, स्वच्छतागृहाच्या निर्मितीच्या संदर्भात. हेलो, मैं एडवोकेट पवन यादव। आप सभी मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर सबसे कम एज की हूँ और आप मेरे बहुत सीनियर हो। आप सबसे मुझे सीखने मिलता है हर बार और आज मैं यहाँ तक जो पहुँची हूँ, मेरे समाज का बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा है। हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे बहन हैं, हमारे माँ समान हैं और मैं आज्ञा लेकर 2 शब्द बोलना चाहूँगी। हम सबकी लाइफ में एक प्रॉब्लम कॉमन है, फैमिली वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, सोशल स्टिग्मा। तरह-तरह के लोगों में हम जब जाते हैं, वहाँ पे उनका सोच क्योंकि हमारा शरीर एक पुरुष योनि में होता है और हमारी जो आत्मा होती है वो फेमिनाइन होती है। हम अपनी आत्मा से और शरीर से लड़ाई करते रहते हैं और यह बात सिर्फ हम खुद जानते हैं या हम किसी अपने दोस्त यार को बोलते हैं तो वहां पे वो बात स्प्लिट होती है और वहां तक हमारे घर तक जाती है और वहां से हमारे घर में प्रॉब्लम क्रिएट चालू रहता है कि आपका लड़का ऐसा है, आपका लड़का हमने किसी छक्के के साथ में देखा है। जब मैं बस स्टैंड पे बैठी थी, अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है हमारी गौरी सावंत जी, तभी मेरे फादर जनरल मैनेजर हैं एमटीएनएल में। सरकारी ऑफिसर होने के साथ साथ हम क्वार्टर में जब रहते थे सारे वहां पे हमारे सरकारी पापा के फ्रेंड रहते थे। तभी किसी पापा के फ्रेंड ने बोला, अरे यादव जी आपका बेटा तो छक्का हो गया है। तो घर पे आने के बाद मुझे उन्होंने बहुत मारा और बोले कि आज के बाद दोबारा तू कॉलेज जाएगा नहीं। तब मैं 12th में पढ़ती थी। मैंने बोला मेरा कसूर क्या है? अगर मैं लड़के से बात करती हूँ तो वो लोग मुझे घर में बंद करते हैं, लड़की से बात करती हूँ तो भी मुझे घर में बंद करते हैं। तो मैं अपने समाज में बात की, मैंने ऐसा मुंह से मेरे बोलते सच्चाई निकल जाती है। तो मैंने जैसे ही उनसे कहा कि मैं अपने समाज से बात की तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। इवन मेरे 4 बड़े भाई हैं, 2 हाई कोर्ट में एडवोकेट है, एक नगर सेवक भी है। पूरा फैमिली मेरा एजुकेटेड होने के बावजूद भी किसी ने मुझे समझा नहीं और आज तक नहीं समझा। जैनब जी ने जो कहा कि आज भी हम इतना करने के बाद भी घर में जाना पड़ता है, कभी किसी फेस्टिवल में तो जीन्स टी शर्ट पहन के जाना पड़ता है, बाल को रुमाल बांध के जाना पड़ता है, टोपी लगा के जाना पड़ता है, बिकॉज ऑफ सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी में लोग जो बहुत नैरो माइंड के हैं, किन्नर बोले तो उनको ट्रक के पीछे दिखता है या सिग्नल के नीचे दिखता है या कहीं पे नंगे होते दिखता है। लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ, आज भी हम ट्रेन में जाते हैं तो हम अपंग बोगी में जाते हैं क्योंकि लेडीज में हमें बैठने दिया नहीं जाता। आज भी लेडीज बैठने नहीं देती, हम नीचे बैठ के आते हैं। अगर हम अपंग बोगी में जाते हैं तो वहां पे आरपीएफ जवान हमको पूछे कि आप किन्नर नहीं हो, आप नकली किन्नर हो। जब एक बार आपको ऐसा बोला जाएगा, 2 बार आपको बोला जाएगा, तीसरी बार आपको बोलेगा तो आप ऑब्वियसली नंगे होंगे। अगर एक आदमी को हम बोलेंगे तू मर्द नहीं है, 2 बार बोलेंगे, तीसरी बार वो क्या करेगा? आज भी मेरे साथ खुद ऐसा फेस हुआ है। आज भी शायद मेरे छोटे बाल हैं इसके वजह से या जो भी है, लोग बोलते हैं आप नकली हो। पवन आपने जैसे कहा कि जिस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, लेकिन आपका वो वाकया बताइए जब आप पुलिस स्टेशन गए और तब आपको लगा कि आपने लॉ करना चाहिए, वकील बनना चाहिए। जब मैं 14 इयर्स की थी तभी मेरे साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था हमारे ही किसी जानने वाले में से। जब भी मैं उस बात को लेके पुलिस स्टेशन में गई, तभी पुलिस ने कहा लड़के का रेप नहीं होता है। एक बार गई, 2 बार डीसीपी साहब ने मुझे खुद वहां से भगा दिया। बोला ये सब यहाँ नहीं चलता है और आप यहाँ से चले जाओ। लेडीज इसको बुलाया कांस्टेबल को, मुझे भगा दिया गया।
फिर मैं वापस गई, तभी हमारे यहाँ पे विद्या ठाकुर जी मिनिस्टर थी, राज्य मंत्री थे बीजेपी पार्टी से। मैं वाराणसी से हूँ, तो वहाँ के हमारे नेबर लगते हैं। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने डीसीपी को फोन किया, तब जाके मेरी एफआईआर रजिस्टर हुई। उसके बावजूद भी आरोपी को अरेस्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज ऑफ कि मैं ट्रांसजेंडर, मेरी फीलिंग ऐसी है। तब मैंने उस समय एफआईआर दर्ज किया 377 पॉस्को एक्ट के माध्यम से। तभी मैंने सोचा कि आज मैं एक पवन नहीं हूं, ऐसे हजार पवन आज घूम रहे हैं रोड पे। उनके लिए कौन लड़ता होगा, उनके लिए कौन बोलता होगा। इसलिए अगर मुझे ईश्वर ने अगर मुझे मौका दिया और मैंने अपने लाइफ में कुछ किया, तो मैं लॉ करूंगी और अपनी लड़ाई नहीं, पूरे समाज की लड़ाई लड़ूंगी। और पवन, इसीलिए आपने सोशल एनजीओ की स्थापना की और अभी आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें गोरेगाव वाला शौचालय जो फर्स्ट शौचालय इस तरीके का है, पहिलं शौचालय स्वच्छता गृह त्यांनी तयार केलं तृतीयपंथीय समुदायासाठी आणि मला वाटते त्याची सगळ्या माध्यमांनी दखल घेतली. मात्र अशा पद्धतीच्या शौचालयांची गरज आहे, हे या प्रत्येकीचा अनुभव आहे, प्रत्येक जणाचा अनुभव या ठिकाणी आहे. आणि मला वाटतं की प्रशासकीय अधिकारी आहेत आणि त्यांनी हा विचारमंच तयार केलेला आहे आणि त्याची दखल नक्कीच इथे घेतली जाईल पवन. पण पवन, जसं तू सांगितलंस की तू एकटा पवन नव्हतास आणि म्हणून तुला वकील व्हावं लागलं. पण आता वकील झाल्यानंतर तुझ्यापर्यंत अशा केसेस आल्यात का आणि तू नेमकं काय करतोयस त्यांच्यासाठी? हमारे पास मोस्टली लोग आज मैं देखती हूँ कि आज के डेट में हम तो हमारी प्रॉब्लम जो है एक साइड में रखते हैं। जो नॉर्मल वुमेन है, आज मेरे पास 25 साल से लेके 50 साल के लेडीज का केस आता है। हम मोस्टली देखते हैं कि उनका हस्बैंड कहीं और अफेयर है, उनका हस्बैंड कहीं और देखता है, बच्चों को ध्यान देता है, और डिवोर्स के मैटर मोस्टली आते हैं। तो मैं इतना समझ सकती हूँ कि हमारा जो सोसाइटी है, हम कितना भी सोच रखते हैं कि हम इनको बदलना चाहेंगे, जब आज नॉर्मल एक वुमेन इतनी परेशान है, तो हमें तो अपेक्षा ही नहीं करना चाहिए कि हमें कोई सम्मान देगा और हमें कोई कंधे से कंधा मिलाने का मौका देगा। हम रोज रोज अपने आप को साबित करते हैं कि मैं एक औरत हूँ। हर एक ट्रांसजेंडर को साबित करना पड़ता है कि मैं एक औरत हूँ। फिर भी हमारा जो हम कितना भी अच्छा कर लेंगे, लेकिन लोग क्या बोलेंगे, अरे वो तो छक्का है ना, उसको वो क्या करेगा। मैं खुद, मेरी फैमिली में जब मालूम पड़ा कि मैं लॉ करने जा रही हूँ, तो मेरे ही लोगों ने बोला, अरे वो क्या वकालत करेगा, वो तो वही सिग्नल के नीचे जाएगा, खड़े होगा, उनके साथ खड़े होएगा। लेकिन जब वकील बनने के बाद आज उनके मुंह पे मैं तमाचा नहीं करूंगी, क्योंकि तमाचा बोलना मेरे लिए अहम हो जाएगा। अगर शायद वो मुझे ऐसा नहीं बोलते कि तू वकील नहीं बन पाएगी, शायद मैं आज वकील नहीं बनती। तो सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। कहते हैं ना, ठोकर खाने से ठाकुर बनता है इंसान। तो जीवन में मेरा जो फाउंडेशन है, मैंने फाउंडेशन का नाम ही सारथी रखा है। जीवन में कभी आपको मौका मिले तो सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। आज कॉलेज लाइफ में मुझे रेसेस जब होती थी, तब कॉलेज में रेसेस खत्म होने के बाद में जाती थी, तब सर मुझे चिल्लाते थे कि अभी तो रेसेस हुआ, अभी वापस क्यों जा रहे हो आप। आपको बताओ कि मैं रेसेस जाती ही नहीं थी, मेल में जाओ या फीमेल में जाओ। मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ, मैं तब भी सोचा कि जब मैं कुछ लाइफ में करूंगी, तो अपने समाज के लिए एक ट्रांसजेंडर सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए। जो आज महाराष्ट्र में पहली बार गोरेगांव इलाके में सेपरेट टॉयलेट का इनॉग्रेशन हुआ कुछ ही महीने पहले। इसके साथ साथ हमारी आईडी, सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट देने के बावजूद भी आज हमारे यहाँ बहुत एक्टिविस्ट हैं, सब काम कर रहे, पर हमारे यहाँ किसी भी ट्रांसजेंडर का आईडी नहीं बन रहा था। जब मैं सोशल मीडिया पे मेरा अच्छा ये हुआ, तभी मुझे कांग्रेस पार्टी से मुझे फोन आया कि हम सत्कार करना चाहते हैं आपका। तभी उन्होंने कहा कि हमने एक सेल बनाने को सोचा है और हम चाहते हैं कि उस सेल के आप महाराष्ट्र अध्यक्ष बनो। मैंने कहा मुझे पार्टी की जरूरत नहीं है, मुझे काम की जरूरत है। मेरा समाज बहुत पिछड़ा है, अगर आप उनके लिए पेंशन चालू कराते हैं, आप उनके लिए आईडी करवाते हैं, तो मैं आपके साथ जुड़ने को तैयार हूँ। तभी हमारे महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है नाना भाऊ पटोले जी, उनके साथ मेरा टाइप हुआ। तभी हमारे मंत्रालय में आईएएस अधिकारी थी मुखर्जी मैडम, उनके साथ बात करके उन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ से काम स्टार्ट करना चाहोगे। तो मैंने कहा पालघर, कारण कि मैंने जब मैं नॉर्मल अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर दी, तब मैं बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चालू था हमारे महाराष्ट्र में, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। तब मैं एज एसोसिएट कंसल्टेंट उसमें काम करती थी और मैं तारापुर, दहानू, वसई, विरार सब घूमती थी। और मैंने अपनी कम्युनिटी को देखा कि मतलब
बहुत परेशान, वो ग्रामीण है, वहां पे लोगों की मेंटालिटी और नैरो थी, उनको कोई पूछता नहीं था। मतलब उनको बधाई बस्ती के लिए भी घूमते थे तो उनको भगा दिए जाते थे। 150 ट्रांसजेंडर है, तभी मैंने कहा कि वहां पे हमारे 150 लोग हैं। महाराष्ट्र में पहली बार 26 जनवरी को वहां पे जितने भी अपने कम्युनिटी के लोग हैं, 150 लोगों को ट्रांसजेंडर आईडी, राशन कार्ड और पेंशन चालू किया गया।